हेलो। मैं तुम्हारा बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। वो टॉपिक हमारे क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर बात करें तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है। अगर आप सीनियर क्लास की बात कर ले या फिर किसी इसकी एग्जामिनेशन की बात कर ले तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लाइफ प्रोसेस से। क्या है लाइफ प्रोसेस? बोला जाता है कि वो सारे प्रोसेस जो एक लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट प्रोसेस इज नोन एज लाइफ। उस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है न्यूट्रिशन का। किसका होता है? न्यूट्रिशन का। इससे पहले, न्यूट्रिशन से पहले एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट। इस न्यूट्रिएंट को जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं सर इट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। वो सारे फूड कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होंगे वो कहलाता है, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट। अब सोचिएगा, जिस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाता है उस प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रिशन। एक बात तो साफ है कि आपके पास जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वो हमारे पास ढेर सारे होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज। क्या होगा? रफेज। ये सारे कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत होती है। इन सब की किसी ना किसी अमाउंट में एक रिक्वायरमेंट होती है। और जब आप कहते हैं ना कभी कुछ आप ज्यादा खा ले तब भी हमारे लिए घाटा होता है, आपकी लाइफ में कुछ भी ज्यादा हो जाए तब भी घाटा हो जाए। मान लिया जाए कभी बहुत सालों से भोज खाने का मौका नहीं मिला, शादी में जाने का मौका नहीं मिला और मुश्किल से एक दो मिला, तो हम क्या होते हैं, सब झपट्टा मारते हैं। शादी में हम गए, अच्छा अच्छा खाना मिल गया, एक बार में खा के चले जाते हैं, मम्मी अब चला नहीं जाए। ठीक, वो होता है एक्स्ट्रा खा के आते हैं। सिर्फ इसलिए कि नहीं, बहुत दिन बाद एक टेस्ट चाहिए हमको। जब आपको अच्छा वाला टेस्ट खाना, अच्छा टेस्ट का खाना मिल जाता है तो आप ज्यादा खा लेते हैं। जब आपको थोड़ा सा डल मिलता है तो आप कहते हैं नहीं ठीक है, थोड़ा सा एक दो रोटी कम खाएंगे, एक दो सब्जी कम खाएंगे तो ठीक है। लेकिन आपको कहते हैं कि हमारे बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि हर चीज की एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। उस प्रॉपर अमाउंट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। मतलब आप अगर बोले तो इन सारे कंपोनेंट ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को होती है और एक प्रॉपर अमाउंट में होता है ताकि हमारे बॉडी का ग्रोथ हो सके। ऐसे प्रॉपर अमाउंट को एक को बोलते हैं बैलेंस डाइट। आप कभी ज्यादा नहीं खा सकते, कभी कम नहीं खा सकते। कम खा लेंगे प्रॉपर बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, ज्यादा खा लेंगे कुछ ना कुछ आपकी बॉडी को हार्म हो जाएगा। उस चीज से बचने के लिए हमको चाहिए क्या? बैलेंस डाइट। आप जिम जाते हैं, जिम अब हमारे पास एक ट्रेंड चल गया है, बॉडी फैट हो गई, जिम चले जाओ बॉडी सही हो जाएगी। ठीक है भाई, आप नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, सही है। लेकिन क्या है कि आप जब जिम जाते हैं तो वहां पे भी आपका एक डाइट प्लान बनाते हैं कि नहीं ये खाना है, सुबह ये खाएंगे, दोपहर ये खाएंगे, इतना ही खाएंगे। वो आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बना देता है ताकि आप जो खाएं आपकी बॉडी के अंदर उतना ग्रोथ हो पाए, ज्यादा फैट का एक्यूमुलेशन ना हो जाए, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ना बन जाए, जिससे हमारे बॉडी में कहीं फैटी बॉडी मोटा या फिर कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में तोंद निकल जाना, वो ना हो पाए। ठीक है, आइए अब सोचने वाली बात है कि न्यूट्रिएंट जिस प्रोसेस से जाएगा बॉडी के अंदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होगा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होगा हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है, इसमें भी दो वर्ड होते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट। ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब होता है कि आप अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए खुद पे अगर डिपेंड होते हैं, आप अपने ग्रोथ के लिए खुद पे डिपेंड होते हैं,
वो कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आ जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक पे। किस पे आएंगे? हेटेरोट्रॉपिक पे। इसमें हेटेरो का मतलब होता है अदर, हेटेरो का मतलब अदर, और ट्रॉप का मतलब नरिशमेंट, ट्रॉप का मतलब नरिशमेंट। मतलब ये ऐसा हुआ कि आप खुद के ग्रोथ के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो। आज आप खुद पे डिपेंड नहीं, पापा मम्मी पे डिपेंड नहीं, पापा मम्मी खाना खिलाएंगे तब खाएंगे। आप नॉर्मली है क्या? ऑटोट्रॉपिक नहीं, हेटेरोट्रॉपिक। आप हैं क्या? आप क्या कर रहे हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप क्या कर रहे हैं? आप हैं नॉर्मली हेटेरोट्रॉप्स। अरे हाँ कि ना? देखिए, अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर ले तो ये सब जो न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट में होते हैं। किसमें होते हैं? ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। किसमें होंगे? देखिए, हमारे पास न्यूट्रिशन कितने हैं? दो। एक होगा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में जो सबसे ज्यादा होता है वो है ग्रीन प्लांट। कौन होगा? ग्रीन प्लांट। आज फिर एक और नाम है बीटीए, जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया। अगर ग्रीन प्लांट्स की बात कर ले, ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट पाई जाती है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल करता क्या है? क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल का काम होता है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है। क्या करेगा? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। क्या करेगा? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, सनलाइट को ट्रैप कर देगा। ये कहलाता है हमारा, किसका काम है? फंक्शन है। दिस इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। आगे, अगर ये सनलाइट की ट्रैपिंग होगी तभी जाके एक प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। अब इसमें देखिए, इसमें भी दो वर्ड है। एक है कौन सा? फोटो, मतलब होता है लाइट। एक क्या है? सिंथेसिस, क्या होता है? टू मेक। मतलब है कि आप अगर प्लांट जो है लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाते, दैट प्रोसेस इज नॉट फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाएगा? प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब सोचने वाली बात है, फोटोसिंथेसिस होगा कहां? लीफ में। क्या होगा? लीफ में। लीफ के अंदर एक सेल्स पाई जाती है, नाम बोलते हैं मेजोफिल सेल्स। नाम क्या है? मेजोफिल सेल्स। इस सेल्स में एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाएगा, नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है सर? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे? किचन हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे? किचन हाउस ऑफ द सेल। किचन हाउस ऑफ द सेल। आप सोच रहे हैं क्या कि हर फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपका क्लोरोप्लास्ट का होना कंपलसरी है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही मेजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। आइए भाई ध्यान से देखिए, जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट को जब हम 9th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑर्गेनल, हम उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्यों स्ट्रेंथ ऑर्गेनल? इसलिए क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम्स होता है। क्या होता है? खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम्स होता है। उसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए है, रेप्लिकेट कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब एक डीएनए, एक क्लोरोप्लास्ट, दो, दो से चार, चार से आठ, रेप्लिकेट करना पड़ेगा, कॉपी करता रहेगा, दैट इज नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। ठीक है, आइए अब मुद्दा ये है कि सर फोटोसिंथेसिस करने के लिए रॉ मटेरियल की, कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है? आपको बता दूं, सबसे पहला चाहिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड, फिर चाहिए आपको वाटर, फिर क्या चाहिए? वाटर, मिनरल। क्या चाहिए? वाटर एंड मिनरल। अब जब वाटर की बात, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलते कहां से? एयर से। कहां से मिलेंगे? एयर से। वाटर कहां से मिलेगा? सॉइल से।
कहां से मिल जाएगा? सॉइल से। अब देखिएगा, वाटर आएगा कहां? लीफ के पास। लाने का काम कौन करेगा? सॉइल से। जाइलम। कौन लाएगा? जाइलम। इस जाइलम को हम कंडक्टिंग टिश्यू किस नाम से जानते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। किस नाम से जानेंगे? कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वैस्कुलर बंडल। किस नाम से? वैस्कुलर बंडल। किस नाम से जानेंगे? वैस्कुलर बंडल। तो आप सोच रहे हैं ये सब कहां पढ़ चुके हैं आप लोग? 9th क्लास में। ये छोटी छोटी बेसिक जो बात है जो हमसे छूट जाती है, हम नहीं पढ़ पाते और इसी से सीरियसली हमारा क्वेश्चन घुमा के दे देता है। आप सोचिएगा, CO2 आएगा। CO2 लीफ के अंदर जाएगी। लीफ के अंदर जाने के लिए लीफ के ऊपर, लीफ के सरफेस पे एक टीनी पोर्स प्रेजेंट होता है। उस टीनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। अरे क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। ठीक है, टीनी पोर्स को हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। ठीक है, टीनी पोर्स को क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। आगे मैं थोड़ा सा इसके भी पोस्टमार्टम कर लीजिए। इनका काम क्या? कहां पाया जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। कहां होंगे? ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। इस स्टोमेटा का काम क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कौन करेगा? गार्ड सेल। क्या कौन करेगा? गार्ड सेल। कौन करेगा? गार्ड सेल। गार्ड सेल को बोलते हैं, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये क्या होगा? आउटर कवरिंग ऑफ द स्टोमेटा। आउटर कवरिंग ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है, गार्ड सेल का एक और काम है। क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल? तो आप बोलेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपन और क्लोज करने में भाई, जब सेल को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी तो हमारे जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल में वाटर इंटर करेंगे। वाटर इंटर करेगा और इंटर करने की वजह से इसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा। उस प्रेशर को बोलते हैं क्या? टर्गर प्रेशर। अरे क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर की वजह से उस गार्ड सेल में आएगा टर्जिडिटी। क्या होगा? टर्जिडिटी। और इस टर्जिडिटी की वजह से गार्ड सेल क्या करेगा? स्वेल करेंगे। और जब गार्ड सेल स्वेल करेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएंगे। स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अब जरूरत नहीं पड़ी, वाटर क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। टर्गर प्रेशर खत्म हो जाएंगे। गार्ड सेल क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा। गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। सही बात है। अब देखिएगा, जब स्टोमेटा क्लोज हो गया तो नॉर्मली आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल और हाउ गार्ड सेल फंक्शन। गार्ड सेल कैसे फंक्शन करता है? वही टर्गर प्रेशर, वही वाटर का इंटर, टर्गर प्रेशर का लगना, टर्जिडिटी का आ जाना, गार्ड सेल का स्वेल का जाना, स्टोमेटा का ओपन हो जाना। राइट, यही कंडीशन पहले से भी होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह ऑक्सीजन जब बाहर निकल रहे होंगे, स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा। रिक्वायरमेंट होगी तो स्टोमेटा ओपन होगा, टर्गर प्रेशर अप्लाइड होंगे, तब जाके हमारा दिस इज द प्रॉपर फंक्शन, दिस इज द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा, मतलब गार्ड सेल। गार्ड सेल का प्रॉपर फंक्शन है स्टोमेटा का ओपन करना, स्टोमेटा का क्लोज हो जाना। ठीक है, आइए अब जब हमने बोल दिया गार्ड सेल स्टोमेटा, गार्ड सेल को कंट्रोल कौन, सॉरी स्टोमेटा को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा गार्ड सेल। अब एक बात बताइएगा, जब हमने बोल दिया कि ये सारी कहानी किसकी है? ये सारी कहानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डिपेंड होगा किस पे? डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। न्यूट्रिएंट्स के लिए, नरिशमेंट के लिए किस पे डिपेंड होगा? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। किस पे होगा? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। आगे भी अगर ये हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक्स के भी अदर मेथड्स हैं। पहला पैरासिटिक। क्या है? पैरासिटिक। दूसरा क्या है? सैप्रोफिटिक। दूसरा क्या है? सैप्रोफिटिक। तीसरा क्या है? इंसेक्टिवोरस।
तीसरा क्या है इंसेक्टिवोरस, चौथा है सिम्बायोसिस। चौथा क्या है सिम्बायोसिस। आज थोड़ा सा इसका सबसे छोटा है सबसे आसान है, इसको हम बोलते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। इसको हम बोलते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। इसको बोलेंगे मास्टर स्लैव रिलेशनशिप। मास्टर स्लैव रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मान लीजिए इसको हम हस्बैंड वाइफ और मास्टर स्लैव रिलेशनशिप बोले तो उसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा। रीजन है देखिए, हस्बैंड वाइफ को क्या प्रोवाइड करेगी शेल्टर। क्या प्रोवाइड करेगा शेल्टर। उसके बदले वाइफ क्या बना के देगी खाना मतलब फूड। भाई देखो इनको भी फायदा हो रहा है, इनको भी फायदा हो रहा है, इनको फायदा वाइफ को फायदा हो रहा है। क्यों शेल्टर प्रोवाइड मिल रहा है, शेल्टर रहने का जगह मिल जा रहा है, जबकि वाइफ उनके लिए हस्बैंड को क्या बना दे रही खाना बना रही। भाई सीधी सी बात है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। और जो इंटरडिपेंडेंसी शो करेगा इसका मतलब दोनों को फायदा होगा। अरे हाँ दोनों को फायदा होगा। देखिए भाई मास्टर क्या देगा भाई नौकर को रहने का जगह देगा, उसके बदले नौकर क्या बना देगा फूड बना, ये शेल्टर और ये फूड। अब नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात क्या है भाई हर चीज तो नॉर्मल नहीं होती। अब सोचने वाली बात है कि सर नेचुरली वो दिखता कहां है, एक रिलेशन आती है जिसको हम बोलते हैं लाइकिंग। क्या बोलते हैं लाइकिंग। लाइकिंग एक रिलेशनशिप है किसका फंगी और एल्गी का। किसको बोलेंगे फंगी और एल्गी का। भाई बताओ एल्गी होता है, एल्गी के पास क्लोरोफिल पाए जाते हैं, एल्गी के पास क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल होगा तो ये क्या बनाएगा फूड बनाएगा। क्या बनाएगा फूड बनाएगा। ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा फूड प्रोवाइड करेगा, जबकि इनको ये फंगी एल्गी को क्या देगा शेल्टर देगा। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आता है अगला इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस बोलते हैं किस पे डिपेंड होगा डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स। डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए किस पे डिपेंड हो रहा है किस पे इंसेक्ट पे। इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। एग्जांपल क्या हमारा पीचर प्लांट, पीचर प्लांट, और एक और है वेनस फ्लाई ट्रैप। क्या है वेनस फ्लाई ट्रैप। ये सब किस पे डिपेंड होंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट सॉरी इंसेक्ट्स पे। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं जो किस पे डिपेंड होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। डेड एंड डिकेइंग मैटर किस पे डिपेंड होगा डेड और डिकेइंग मैटर पे। एग्जांपल मशरूम देखते होंगे कहीं भी जन्म ले लेता है, इसको बोलते हैं गोबर छत्ता। पता नहीं आप लोग सुने कि नहीं, रीजनल लैंग्वेज में गांव देहात की भाषा में हम इसको बोलते हैं गोबर छत्ता। नॉर्मली जहां भी थोड़ा भी सड़ा गला सब्सटेंस मिल गया, अगर मान लीजिए एक पेड़ टूट गया, टूट के बारिश में उसे फेंका हुआ है, उस पे धीरे धीरे वो सड़ना शुरू कर दिया, जहां सड़ना शुरू किया वहां पे क्या ग्रोथ कर जाएगा मशरूम। भाई ठीक है खा लेना कोई बात नहीं, थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाएगा, थोड़ा सा पता नहीं पॉइजनस हो जाएगा, लेकिन हाँ आप क्यों खाना भाई क्यों खाना। आप जो नेचुरली आते हैं, हम जो क्रॉप यूज में लाते हैं मशरूम्स को, वो नेचुरली ग्रो कराई जाती है, उसकी खेती की जाती है, वो ठीक है वो फायदेमंद है। अगर आप सड़े गले पदार्थ का बना का उगा हुआ खा रहे हैं, सीधी सी बात है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, टॉक्सिक हो जहरीला हो जाएगा, आप खाएंगे आपके हेल्थ पे असर आए। ठीक है तो नहीं ठीक है आप खा सकते हैं, आप उसको काट के बॉयल करके उसको उसकी टॉक्सिसिटी को हटा के खा सकते हैं, लेकिन ठीक है आपके पास जब ऑप्शन है तो फिर क्यों अपने पैर को कुल्हाड़ी मारना। आई एक होता है पैरासिटिक, ये किस पे डिपेंड होता है होस्ट बॉडी पे। किस पे डिपेंड होगा होस्ट बॉडी पे। एग्जांपल क्या है सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल अमरबेल। क्या नाम है अमरबेल। फिर कौन है कस्क्यूटा। क्या नाम है कस्क्यूटा, इसी को हम बोलते हैं कस्क्यूटा। एक और नाम दे दूं रेफ्लेसियम। रेफ्लेसियम ये सब ऐसे प्लांट हैं एक तरह से क्लाइंबर्स होते हैं जो मेन ट्री पे ग्रोथ कर जाते हैं, मेन ट्री पे ग्रोथ कर जाते हैं। अब ग्रोथ कर जाएंगे
उसको इंजेक्ट करेंगे, टेंटिकल्स का यूज करके इंजेक्ट करेंगे, अब उसका जो एक्सट्रैक्ट होगा यूज करेगा, यूज करके खुद का ग्रोथ कराना। खास करके देखते कहाँ है, जंगल झाड़ वाला जो एरिया होता है ना, वहां पे आराम से दिख जाएगा। किसी भी प्लांट पे अगर मान लीजिए, अगर आप कहीं देख लिए किसी प्लांट के ऊपर लत्तर टाइप का, क्लाइंबर्स टाइप का कुछ लटका हुआ है, मतलब वो हमारा अमर अमर अमरवेला कस्कूटा है। क्या है? अमरवेला कस्कूटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ लिया? ऑर्थोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। कल हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तब तक के लिए थैंक यू।